गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने जो सेल है उस सेल का चित्र, सेल का जो कार्य है वो और सेल का निरूपण अपन लोगों ने देख लिया था। आज हम इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, इन सब की चर्चाएं अपन इसमें करेंगे। तो देखो, अपन ने जो गैल्वेनी सेल लिया था, जो डेनियल सेल अपना था, उसमें दो कंटेनर ले रहे थे, अरे दो पात्र ले रहे थे। अब इन दोनों पात्रों में आपने क्या किया था, एक पात्र में आपने जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगाया था, ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड ले लिया और इस जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को किसके अंदर डिप कर दिया था, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। दूसरी तरफ आपने कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लेकर इसको CuSO4 के विलयन में डुबो दिया था। ये विलयन किसका है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का, और ये छड़ किसकी है, कॉपर की छड़। इन दोनों को इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए किसकी सहायता से जोड़ दिया था अपन ने, साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया था। इस लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के अंदर KCl या KNO3 का जो अगार है उसमें पेस्ट बनाकर विलयन भर दिया जाता है। ये बात आप लोगों ने देखी थी। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में अगर गैल्वेनोमीटर से अपन जोड़ते हैं तो थोड़ी देर में गैल्वेनोमीटर में क्या आने लग जाता है, विक्षेप आने लग जाता है। यही तो था अपना डेनियल सेल। तो देखो, आज अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे हैं। तो देखो, यहां पर ये जिंक धातु का जो इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है, इसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में अगर डुबोगे तो उस स्थिति में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवणीय विलयन में अगर डुबोया जाता है तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो क्या हो, एक तो इस धातु की छड़ पर उपस्थित धातु परमाणु धातु धनायन के रूप में इस विलयन में आ जाए। बात को समझे कि नहीं समझे। देखो, इस धातु की छड़ पर उपस्थित धातु परमाणु धातु धनायन के रूप में किसमें आ जाए, लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाए। तो एक तो यह प्रक्रम संभव हो सकता है। देखो, यहां पर तीन संभावनाएं हो सकती हैं। ये आपकी जिंक धातु की छड़ है, ये जिंक धातु की छड़, इसको मैं ऐसे मेटल से डिनोट कर देता हूं। ये क्या है, मेटल सॉलिड है। तो मेटल सॉलिड है, वो इस छड़ पर दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन के रूप में कहां पर आ जाए, इस विलयन में आ जाए, यानी ये Mn+ के रूप में आ जाए और इसने क्या त्याग दिए, यहां पर N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। बात समझ में आ गई। एक तो ऐसा प्रक्रम संभव हो सकता है। तो यहां पर अपन ने देखा कि इस धातु की छड़ के द्वारा छड़ पर उपस्थित जो धातु परमाणु है उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक तो ये पहली संभावना हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, इस विलयन में धातु धनायन है, अरे Zn+2 आयन इस विलयन में मौजूद है और SO4 2- भी मौजूद है। तो क्या होगा, ये जो Zn2+ आयन है, जो धातु धनायन है, वो इस छड़ पर जाए और इस छड़ से दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, धातु परमाणु में कन्वर्ट हो जाए। देखो, दूसरी संभावना कौन हो सकती है, ये धातु धनायन है, एक्वस मीडियम में है, जलीय विलयन में है, ये इस धातु की छड़ की ओर जा रहे हैं और इस छड़ से N इलेक्ट्रॉन गेन करके धातु के ऊपर निक्षेपित हो जाए। दूसरी संभावना ये हो सकती है, अरे हो सकती है कि नहीं।
और तीसरी संभावना हो सकती है कि नो रिएक्शन, कुछ भी न हो, न तो धातु धनायन धातु परमाणु में कन्वर्ट हो और न ही धातु परमाणु धातु धनायन में कन्वर्ट हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तीन संभावनाएं हो सकती हैं अगर किसी धातु में छड़ पर उपस्थित परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रोड त्यागने से धातु परमाणु धातु धनायन के रूप में यहां पर आ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण। तो देखो यहां पर ये जो धातु परमाणु है वो धातु धनायन के रूप में विलयन में आएंगे। एक बार मैं इसे लिखता हूं, देखो इस विलयन में जो छड़ है उस छड़ पर उपस्थित जो परमाणु है वो धातु धनायन Zn2+ के रूप में इस एक्वस मीडियम में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? छड़ पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर होता जाएगा तो इस छड़ में Zn+2 आयन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, यानी Zn+2 की सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या होगा? यहां पर तो धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। अरे छड़ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब छड़ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और इधर पॉजिटिव आयन है, तो कुछ धातु धनायन इस छड़ पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन भी करेंगे, यानी धातु परमाणु धातु धनायन में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे Zn+2 आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो फिर कुछ धातु धनायन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? Zn सॉलिड के रूप में छड़ पर जमा होंगे। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर धातु परमाणु धातु धनायन में कन्वर्ट होते हैं, उतने ही धातु धनायन धातु परमाणु या धातु परमाणु के रूप में छड़ पर क्या हो जाते हैं? निक्षेपित हो जाते हैं। तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जिस स्थिति में समान हो जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। तो इस साम्यावस्था वाली स्थिति में देखो क्या होगा, ये वाली अपनी जो धातु की छड़ है, ये वाली जो धातु की छड़ है, ध्यान देना थोड़ा, कौन सी धातु की छड़ थी? जिंक धातु की छड़ थी। इस जिंक धातु की छड़ पर तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज था। अरे नेगेटिव चार्ज हो गया उत्पन्न इस छड़ पर। अब इस पर नेगेटिव चार्ज अगर है तो इस पर कौन से चारों तरफ कौन से आयन आ जाएंगे? Zn2+ आयन। इसके चारों तरफ धातु धनायन है वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर एक डबल लेयर बनी कि नहीं बनी? धनायन और ऋणायन की परत बन गई। अरे आवेश का पृथक्करण हो गया यहाँ पर, और आवेश के पृथक्करण से यहाँ पर क्या हो जाता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसको ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। धातु की छड़ और विलयन जो आपका है उसकी सतह पर, उसके जंक्शन पर जो विभव उत्पन्न होता है आवेश के पृथक्करण से, उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में अगर डुबोया जाता है तो आवेश के पृथक्करण से एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। दोबारा देखना, यह आपकी कॉपर की छड़ है। क्या है? कॉपर की छड़। आपने पढ़ा था कि इस विलयन में CuSO4 का विलयन अगर मौजूद है तो Cu2+ SO4- 2 में ब्रेक डाउन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और फिर पढ़ा था कि ये Cu2+ जो है धनायन जो है वो इस छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर सॉलिड के रूप में। तो इस छड़ पर अगर Cu+2 जाकर जमा होगा तो ये छड़ तो धीरे धीरे मोटी होगी, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी रे? कमी हो जाएगी। तो इस छड़ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया।
क्योंकि Cu+2 जो था उसने यहां पर जाकर इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, छीन लिए। इस कारण से छड़ कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज वाली हो गई। अब यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, इसके चारों तरफ कौन इकट्ठा होगा, SO4 अरे होगा कि नहीं होगा, SO4 सल्फेट आयन है वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब यह अगर इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया तो यहां पर आवेश की डबल लेयर बनी कि नहीं बनी, अरे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। ये पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, आवेश का पृथकीकरण हो गया और आवेश के पृथकीकरण से क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस धातु की छड़ और विलयन की सतह पर आवेश के पृथकीकरण से जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन की सतह पर आवेश के पृथकीकरण से ड्यू टू चार्ज सेपरेशन एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। बात समझ में आई। ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, आवेश के पृथकीकरण होने से, 2 अलग अलग लेयर बनने से यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलेंगे, यहीं पर समझ में आ जाएगा शायद। देखो इस वाले कंपार्टमेंट की अगर बात करूं तो इधर क्या हो रहा है बेटा, जो धातु परमाणु है वो धातु धनायन में कन्वर्ट हो रहे, अरे हो रहे कि नहीं, अरे बोल तो दो, हो रहे, हाँ हो गए, सारे के सारे हो गए। धातु परमाणु धातु धनायन में कन्वर्ट हो रहे, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। और किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है, उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या है बेटा, Cu2+ इक्वस गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझे नहीं बात सबको, कैसे देखो इधर में ऑक्सीकरण बोल रहा था ना, अरे इस छड़ पर कैसा चार्ज पैदा हो गया था, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर पैदा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, देगा। जिसके पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, दूसरे को देगा। तो इस छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो किसी छड़ के द्वारा या किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की जो माप है वही क्या कहलाएगी, उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और देखो इस छड़ पर कैसा चार्ज पैदा हो गया, अरे बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा। क्या है, इलेक्ट्रॉन का भूखा। तो इलेक्ट्रॉन का अगर भूखा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की जो माप है वही क्या कहलाएगी, उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अरे ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण विभव किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपचयन है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप भी क्या कहलाएगी, अपचयन विभव। क्या कहलाएगी, अपचयन विभव। अब देखो विभव की अगर बात करें तो विभव हमेशा पेयर में होता है।
ऑक्सीकरण विभव होगा तो उसके साथ में अगर सेल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसके साथ में अपचयन विभव भी होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण विभव के साथ में क्या होगा? अपचयन विभव भी होगा। ऑक्सीकरण विभव किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप ही क्या कहलाती है? अपचयन विभव कहलाती है। अब देखो, ये तो सामान्य कंडीशन में बात हो गई, लेकिन एक नया टर्म और आएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। वो क्या बोला है? देखो ध्यान देना थोड़ा। इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों की समझ में आया जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के लवणीय विलयन में अगर डुबोया जाता है तो धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के संधि पृष्ठ पर आवेश के पृथकीकरण होने से विभव उत्पन्न होता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है छोटू? बोलो। नहीं बोलूंगा, आज खाना भी नहीं खाकर आया, बोलूंगा कैसे? हाँ, 2 प्रकार का होता है। कैसा? 2 प्रकार। एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक अपचयन। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अब मैंने एक शब्द काम में और लिया था कि इसके पहले मानक शब्द भी आएगा। कौन सा? मानक शब्द। तो मानक शब्द कब लगाएंगे उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखो ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, बताओ। किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है? अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, उसकी अगर अपन बात करें तो वो क्या होती है, देखो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीकरण विभव समझ गया। इलेक्ट्रोड विभव में एक दो ऑक्सीकरण विभव हो गया, दूसरा क्या होगा? अपचयन विभव। इसको क्या बोलते हैं? ई ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया? ई रिडक्स। अच्छा, ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप क्या कहलाती है? अपचयन। बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों में अगर मैं इसके साथ मानक परिस्थितियां जोड़ दूं, स्टैंडर्ड कंडीशन इसके साथ में जोड़ दिया जाए, कैसे? देखो, जैसे क्या कर दूं, इसके अंदर में जो आपका दाब है उस दाब को 1 बार के बराबर कर दूं, सांद्रता को 1 मोलर के बराबर कर दूं, और टेम्परेचर चाहे कोई भी ले लूं साम्यावस्था पर। सामान्यतः ऐसे क्या लिया जाता है? 298 केल्विन लिया जाता है। तो उस स्थिति में जो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव होगा उसे क्या बोलते हैं अपन? मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव। देखो, ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों की बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं?
स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हो गई? अगर आपके पास कोई भी अभिक्रिया है जिसमें किसी इलेक्ट्रोड पर गैसीय रिएक्शन संपन्न हो रही है, तो वहां पर अपन सांद्रता टर्म काम में नहीं लेकर क्या लेंगे, दाब काम में लेंगे। तो उसके लिए मैं दाब बराबर लिखता हूं जैसे 1 बार। प्रेशर कितना है? 1 बार। अच्छा, कंसंट्रेशन अगर मेरे पास ली जा रही है विलेन की, तो वो कितनी होगी? 1 मोलर। कितनी होगी? 1 मोलर इकाई होगी। और टेम्परेचर कौन सा होगा? टेम्परेचर तो आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मली कितना लेते हैं? 258। बात समझ में आ गई? तो इस स्थिति में ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड, जैसे ऑक्सीकरण विभव की बात करें, तो ये जो होगा उसे क्या बोलेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। बात समझ में आई होगी? अरे मानक परिस्थितियों में किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है? मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। मानक परिस्थितियों में आधार दाब 1 बार हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और कोई भी ताप हो, तो उस स्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की मापी क्या कहलाती है? मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। ऐसे ही यहां पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन आप लोग ले लोगे तो कौन सा विभव प्राप्त होगा? मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये अब मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, उसको ई ऑक्सीडेशन से लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ई ऑक्सीडेशन। समझ गए? और इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में? ई रिडक्शन। क्या लिखते हैं? ई रिडक्शन। अगर मानक परिस्थितियां कहीं पर आ जाती हैं तो वहां पर अपन क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। यहां पर भी लगाएंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर भी नोट लगाएंगे। कैसे? जैसे मानक ऑक्सीकरण विभव है तो ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। विभव को पोटेंशियल से दर्शाते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। इसको ईओपी लिख दूं मैं। देखो ये ईओपी समझ में आ गया। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? ई आरपी। आरपी का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही यहां पर अगर ऑक्सीकरण विभव की बात हो रही है मानक परिस्थितियों में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ समझ में आ गई। और ये क्या हो जाएगा? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। अरे बात समझ में आ गई होगी शायद। ये आपके यहां पर जो इलेक्ट्रोड विभव उसकी अपन ने सामान्य चर्चा की है। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न कैसे होता है, उसके बारे में भी अपन ने थोड़ी सी बात यहाँ पर की है। उसको अपन आगे जाकर नोट डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी आप लोग डेफिनेशन लिख लो छोटी छोटी। लिखो, लिखिएगा। इलेक्ट्रोड विभव अपना हेडिंग है। लिखिएगा इसमें, जब किसी धातु को
उसके स्वयं के आयनों से युक्त, उसके स्वयं के आयनों से युक्त जब किसी धातु को उसके स्वयं के आयनों से युक्त विलयन में डुबोया जाता है तो धातु अथवा धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते। बात शायद समझ में आई होगी। देखो दो बातें लिखी हैं, ध्यान देना। जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के स्वयं की धातु के अगर विलयन में डुबाया जाता है तो धातु या धातु आयन, ऐसे आप लोगों ने लिखा, धातु या धातु आयन द्वारा, उसके बाद में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन त्यागने, पहले क्या लिखा, त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव। ऐसे ही आप लोगों ने लिखा। तो धातु जो है वो तो धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? जैसे Zn सॉलिड था वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा, तो धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसकी माप ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव। बड़े ही काम की बात है। यहीं से अपन ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की परिभाषाएं निकालेंगे। अरे बात समझ में आई? किसी इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में अगर डुबोया जाता है तो धातु या धातु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, पहले क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने, क्योंकि पहले आपने धातु लिखी है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, देखो इलेक्ट्रोड विभव का मापन सामान्य सी बात है, विभव आ गया तो वोल्ट ही आएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मापन वोल्ट में किया जाता है। अथवा डालकर इसकी दूसरी डेफिनेशन नोट कीजिएगा। जब धातु को इसके स्वयं के आयनों से युक्त, जब किसी धातु को स्वयं के आयनों से युक्त विलयन में डुबोया जाता है विलयन में डुबोया जाता है तो उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी? अरे आए कि नहीं आई? बोलते क्यों नहीं बच्चे लोग, बोला करो। समझ में नहीं आए तो बताया करो। अब देखो नेक्स्ट लाइन में डैश डाल कर लिख लो।
किसी भी इलेक्ट्रोड की किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा, ऐसे लिखो, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप, ऐसे लिख लो। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है उसकी माप ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। आगे वाली लाइन में लिखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप अपचयन विभव कहलाती है। ये दोनों की सिंपल डेफिनेशन हो गई, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा, जो बोर्ड में है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो आपका ऑक्सीकरण विभव है उसे कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे ई ओ, ये हो गया ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव को ई आर, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ऑक्सीकरण विभव की आपने परिभाषा लिख दी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप ही क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव की आप लोगों ने परिभाषा लिख दी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप क्या कहलाएगी? अपचयन विभव। अब यहां पर देखो, ये लिख लेना, मानक परिस्थितियों में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब आपका P 1 बार हो, C 1 मोलर हो और टेम्परेचर कोई भी हो, सामान्यतः 298 केल्विन अपन लेते हैं, तो उस स्थिति में जो ऑक्सीकरण विभव है उसको क्या कहा जाएगा? अरे मानक ऑक्सीकरण विभव, और उसे ई नोट ओपी से डिनोट करते हैं। और ऐसे ही मानक परिस्थितियों में किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप क्या कहलाएगी? मानक अपचयन विभव कहलाएगी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के विपरीत होता है। ये किसी इलेक्ट्रोड के लिए अगर अपन बात करें ना, जैसे अपना जिंक का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए जितना ऑक्सीकरण विभव होता है ना, उतना ही क्या होगा? उसका अपचयन विभव होगा जिंक इलेक्ट्रोड का। लेकिन दोनों के साइन क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो लिखो इसमें
किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो अपन देखते हैं, ये आपका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, इनका बीजगणितीय योग क्या होगा रे बेटा? शून्य। अब इसी को अपन अगर मानक परिस्थितियों में, मानक स्थितियों में अगर दर्शाएं तो क्या लिखेंगे? ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है? शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अगर अपन बात करें तो जिंक इलेक्ट्रॉन के लिए ई नोट Zn2 प्लस Zn, इसका मान कितना होगा? देखो Zn2 प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn सॉलिड में। तो ऑक्सीकरण हो गया कि रिडक्शन हो गया? बताओ। रिडक्शन हो गया। तो मानक परिस्थितियों में इसके लिए मान कितना होगा? -0.76 हो। ये मानक परिस्थितियों में है तो ये इसका क्या हो गया? मानक अपचयन विभव। या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? और इसी इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट Zn2 प्लस अगर मैं लिखूं तो ये कितना होगा? देखो कौन किस में कन्वर्ट हुआ? Zn है वो Zn2 प्लस में जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है कि रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में जाया जाता है कि नहीं जाता? तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसके लिए ऑक्सीकरण विभव कितना होगा? 0.76 वोल्ट। ये क्या है? मानक ऑक्सीकरण विभव। ध्यान रखने वाली बात है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। आप देखो दोनों में अगर आप लोग देखना चाहो तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बताओ। केवल और केवल क्या आ रहा है? साइन का दोनों में डिफरेंस है। जितना इसका अपचयन विभव है उतना ही ऑक्सीकरण विभव है। दोनों का क्या है? साइन ही ऑपोजिट है। बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जितना ऑक्सीकरण विभव होता है उतना ही उसका क्या होता है? अपचयन विभव होता है। जितना ऑक्सीकरण विभव होता है उतना ही क्या होता है? उसका अपचयन विभव होता है। केवल और केवल साइन ऑपोजिट होते हैं। इसी कारण से अपन ने लिखा कि इसका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। आगे लिखो। ऐसे अपन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए क्या होता है? Cu2 प्लस ई नोट Cu2 प्लस कन्वर्ट होगा Cu में। तो इसके लिए ये जो मान होता है वो प्लस में 0.34, इसे क्या बोलेंगे? अरे देखो Cu2 प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करेगा तो ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन? अपचयन। इस कारण से इसे क्या बोलेंगे? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SR। और ऐसे ही लिखा जाए ई नोट Cu2 प्लस कन्वर्ट होता है Cu सॉलिड कन्वर्ट होता है Cu2 प्लस में। तो इसके लिए ये मान कितना होगा? माइनस में 0.34 वोल्ट मानक। अरे ऑक्सीकरण
कॉपर सॉलिड है, वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? ऑक्सीकरण। तो इसके लिए क्या होगा? मानक ऑक्सीकरण विभव। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मानक परिस्थितियां क्या है? देखो, मानक स्थिति में यहां पर लिख देता हूं। मानक स्थिति आपका P बराबर कितना होना चाहिए रे? 1 बार। कितना होना चाहिए? 1 बार। 1 बार के बराबर होना चाहिए। अच्छा, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर एनी टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। नॉर्मली अपन कितना टेम्परेचर लेकर चलते हैं? 298 केल्विन लेकर चलते हैं बेटा। कितना केल्विन है? 298 केल्विन। राइट डाउन कीजिएगा इसे, फिर आगे बात करते हैं। आप देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी अगर बढ़ता है या एसआरपी उच्च है तो उसका मान मतलब क्या होगा? बताओ देखें। इसके आगे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे, उसमें आएंगी ये सारी बातें। लेकिन एक बार देख लेते हैं एसआरपी। एसआरपी होता क्या है? बोलो। मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर एसआरपी उच्च है तो उसका मतलब आप लोग क्या समझे? बताओ। एसआरपी उच्च है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अपचयन होने की जो प्रवृत्ति है उसकी माप उच्च है, यानी उसके स्वतः अपचयन की प्रवृत्ति क्या है? स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति कैसी है? उच्च है। बात समझिए कि नहीं? किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी उच्च है। एसआरपी होता क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन? अपचयन ही होगा। तो उसके स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या है? उच्च है। इसे क्या क्या पता चलता है? स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या है? उच्च है। हाँ, समझ में आ गई? अब अगर जैसे देखो, ये मेरा कॉपर 2+ है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। बात समझ गए? क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अरे देखो, इसके साथ साथ कौन सी रिएक्शन संपन्न हो रही है? Zn है, वो Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं। बात समझ गए? इसके पैरेलल चलती है यह हाफ रिएक्शन। तो देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसके स्वतः अपचयन की प्रवृत्ति उच्च होगी इसके लिए, ये एसआरपी उच्च होगा। तो बात समझ में आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन कब गेन करेगा? जब इसको कोई देने वाला हो। बात समझ में आ गई? तो ये इलेक्ट्रॉन 2 लेगा तो किसी दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीकरण, यानी किसी दूसरे का क्या करेगा? ये ऑक्सीकरण करेगा, और जो ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुद अपचयित हो रहा है कि नहीं?
अब जिसका अपचयन होता है वह किसकी भांति कार्य करता है? ओक्षीकारक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? ओक्षीकारक। तो ये क्या ओक्षीकारक की भांति कार्य करेगा। तो इसका जो ओक्षीकारक सामर्थ्य है वो क्या होगा बेटा? उच्च होगा। ओक्षीकारक सामर्थ्य क्या होगा? उच्च। लिखते जाओ। ओक्षीकारक सामर्थ्य क्या होगा इसका? उच्च। स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति उच्च होगी। एसआरपी उच्च होने का मतलब ओक्षीकारक सामर्थ्य क्या होगा? उच्च होगा। अब देखो ये किसी दूसरे का ओक्षीकरण अगर कर रहा है, ओक्षीकारक अगर ओक्षीकारक की भांति कार्य कर रहा है तो इसका जो अपचायक सामर्थ्य हो तो क्या होगा? निम्न होगा। यानी अपचायक सामर्थ्य क्या होगा? निम्न। अब एसआरपी अगर उच्च है तो एसओपी क्या होगी रे? निम्न होगी। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। खैर ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से ये निर्भर करता है। आगे वाली लाइन में नोट डालकर आप लोग लिखिएगा। आईयूपीएसी ने मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। समझ में आ गई होगी। यानी उसने ऑक्सीडेशन विभव की बात ही नहीं की कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप की चर्चा की जाए, तो उसी को उसने क्या मान लिया? इनका इलेक्ट्रोड विभव मान लिया। क्या मान लिया? इलेक्ट्रोड विभव। यानी आप लोग जो सीरीज पढ़ोगे उस सीरीज में सारे के सारे जो तत्व है, धातु है, अधातु है, उन सब के किसकी बात करोगे? अपचयन विभव की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपचयन विभव। जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी किसके आधार पर है? इसी के आधार पर है। मानक अपचयन विभव के आधार पर ही ये जो सारणी है वो तैयार की हुई है। आगे लिखो सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। इसे अपन ई सेल से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे भाई? ई सेल से। और देखो ये क्या होता है? ई सेल बराबर क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। और अगर मानक परिस्थिति की बात कर ले, मानक स्थितियों में मानक स्थितियां क्या क्या होंगी बताओ? P बराबर 1 बार, C बराबर 1 मोलर, T बराबर एनी टेम्परेचर। नॉर्मली कितना लेंगे बेटा? अरे बोलो 298 के। तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे? ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये आपके काम में आएगा।
अब देखो ये कैथोड का ऑक्सीकरण विभव है कि रिडक्शन विभव है, बोलो। अरे ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? हमेशा क्या लेंगे आईपीएस ने तो इसको किसके रूप में लिखने के लिए बोल दिया, अपचयन विभव के रूप में नोटेट करेंगे। तो ये ई सेल है, इसमें ये जो कैथोड का ई नोट है मानक परिस्थिति में ये कौन सा वाला है, अपचयन वाला। और ये कौन से वाला है, ये भी अपचयन वाला है। अरे बात को समझ में नहीं आई होगी। ई नोट सेल बराबर क्या है, ये ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ही है, किसका है ये, कैथोड का। किसका है, कैथोड का। माइनस ये ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ही है, किसका है, एनोड का। ध्यान रखना है इस बात को। ये जो सेल विभव अपन लिख रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि आईपीएससी ने बोला था ना अभी भी कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है या जो ऑक्सीकरण या अपचयन विभव है उसमें हमेशा अपचयन विभव के रूप में ही इसे इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाया जाता है। तो ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड और ये एनोड इलेक्ट्रोड, इन दोनों के लिए हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे अपन, निकालेंगे सेल विभव निकालेंगे। नोट कर लो। लिखो इसमें सेल विभव में, सेल अभिक्रिया के फलस्वरूप एनोड व कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को एनोड व कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है। अब देखो इसको इस तरह से भी अपन देख सकते हैं। ई सेल बराबर क्या होगा, देखो अपना ए क्या होता है, एनोड होता है, ए क्या होता है, कैथोड। अरे दो ही तो इलेक्ट्रोड होते हैं ना किसी सेल में, एक एनोड होता है, एक कैथोड। तो जो एनोड होगा उस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये अपने पास ये जो एनोड है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें अपन, किसका लेंगे, एनोड का। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई आपका जो एनोड है उस पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। तो जो ऑक्सीकरण होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले ले, अरे ले ले क्या। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात की जाए तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लें। ये किसका लेंगे अपन, कैथोड का। किसका लेंगे, कैथोड। बात समझ में आ गई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। ई सेल बराबर क्या होगा, ध्यान दो पहले इसको समझो। ई सेल बराबर क्या होगा, अपने पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। दोनों को अगर जोड़ दे, दोनों के मध्य जो विभवांतर है वही सेल विभव कहलाता है। तो अपन यहाँ पर दोनों को जोड़ना है। देखो एनोड है उसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है और कैथोड के लिए क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एनोड होगा उस पर क्या होगा, किसी भी सेल में जो एनोड होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वहां पर अगर उसकी होगी तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे ना। और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा।
तो अब चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप क्या कहलाएगी उसका, अब चयन विभव कहलाएगी। तो उस कैथोड के लिए मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड, लेकिन यहां पर एनोड के लिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है और कैथोड के लिए क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है रे बेटा, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो इसी के आधार पे मैंने ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। लेकिन IUPAC ने तो मेरे हाथ बांध दिए कि हमेशा जो सेल विभव है वो किसके रूप में लिखा जाएगा बेटा, अपचयन विभव के रूप में ही लिखा जाएगा। तो अपचयन विभव बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एनोड की प्रवृत्ति होगी कि कैथोड की होगी, कैथोड की होगी। या फिर इस एनोड वाली को अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखना चाहूं तो इसके पहले कौन सा साइन लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। अरे नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपचयन पोटेंशियल के बराबर ही होता है किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए। बात समझ गए हैं। तो ई सेल बराबर ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, और ये माइनस के साइन के रूप में लिख दूं। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा किसका, एनोड का। बात समझ में आ गई। और अगर इनके मानक परिस्थितियां हो जाए तो इसे ई सेल बराबर ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये इधर लिखा मैंने यहां पर, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो वाला और नोट कर लो। ये आप लोगों के समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी सेल विभव है वो एनोड और कैथोड के मध्य जो विभवांतर है वही है सेल विभव। लेकिन याद रखना, खुले परिपथ में, परिपथ आपका कैसा होना चाहिए, खुला। सर्किट अगर कंप्लीट आपने कर दिया, पूंजी आप लोगों ने लगा दी, तो फिर उस स्थिति में वो सेल विभव नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे। एनोड सेल बराबर एनोड वाला लिख रहे हैं और कैथोड वाला, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों लिखा बताओ, क्योंकि अगर आपके पास कोई सेल है तो उसमें एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होगा, इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम में लिया है। अरे एनोड नेगेटिव पोल ही है ना, और कैथोड पॉजिटिव पोल है ये, तो उसके लिए क्या ले लिया आपने, रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया। अब IUPAC ने ये बता दिया कि किसी की सेल का जो सेल विभव है वो अपचयन विभव के पदों में ही लिखा जाएगा। तो अपचयन विभव के पदों में लिखा जाएगा। तो ये जो ऑक्सीकरण है, देखो इसको ऐसे लिख देना, चाहे लिखो तो, क्योंकि यहां पर लिखता हूं मैं, क्योंकि ई नोट ओपी बराबर ई नोट ओपी किसका है, एनोड का, बराबर होगा किसके, ई नोट आरपी किसके, एनोड। समझ गए। अरे ये इसके बराबर होगा, लेकिन इसके साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहां पर इसकी जगह ये वाला पुटअप कर दिया। समझ गए। अभी इसके पहले ही तो लिखा था। आप देखो, अपन डेनियल सेल के लिए ही सेल निकालो, लिखो डेनियल सेल हेतु ई सेल लिखिए। देखो पहले अपन सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। अरे सेल अभिक्रिया क्या है, अरे बोलो, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, Zn2 प्लस एक्वस विथ Cu सॉलिड। ये अपनी सेल रिएक्शन थी। अरे यही थी ना सेल रिएक्शन।
अब देखो सेल आरेख लिख दो इसके आधार पर, कई बातें सीख लेंगे अपन। सेल आरेख, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, सेल आरेख। सेल आरेख लिखने का तरीका, मेथड क्या था, मेथड पहले एनोड, फिर साल्ट ब्रिज और फिर कैथोड। एनोड के बीच में भी लाइन खींचनी है, कैथोड के बीच में भी लाइन खींचनी है, ध्यान रखना है, समझ गए। अच्छा, रिएक्टेंट Zn सॉलिड, ये आपने हाइफन का साइन लगाया, फिर उसके आगे Zn सॉलिड किसमें, Zn2+ एक्वस, सांद्रता में C1 से लिख देता हूं एक बार। ये डबल हाइफन आप लोग लगाओगे, ये किसको दर्शाएगा, साल्ट ब्रिज को दर्शाएगा। अगेन कैथोडिक हाफ रिएक्शन Cu2+ एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन में C2 से डिनोट करता हूं, देन Cu सॉलिड। इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं रे? अरे बिल्कुल लिख सकते हो ना, समझ में आई आप लोगों के। तो इसके लिए देखो आपको क्या लिखना है, सेल का ईएमएफ निकालना है। लेकिन अपन मानक परिस्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव कैलकुलेट कर नहीं रहे, जो दे रखा है मानक परिस्थिति में वो अपने पास है। तो देखो अपन को दे दिया, इसके लिए, इस वाले के लिए ये आपका एनोड हो गया, तो ई नोट ए हो गया, बात समझ गए। अरे ये क्या होगा, ई नोट एनोड वाला। कितना दे दिया, अपन को दे रखा है कितना, -0.76। और इसके लिए आपको दे दिया, ये कितना दे रखा है, 0.34। ये दोनों मान अपन को दे रखे। समझ में आ गई बात। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये जो एनोड का आपको विभव दे रखा है, मानक विभव दे रखा है, वो ऑक्सीकरण वाला दे रखा है कि अपचयन वाला, बताओ। अरे ये ऑक्सीकरण वाला दे रखा है कि अपचयन वाला, अपचयन वाला, क्योंकि हमेशा अपचयन वाला ही लिखता है। अच्छा, ये जो है कैथोड है, उसके लिए ये मानक अपचयन विभव दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, ये ऑक्सीकरण वाला है कि अपचयन वाला, अपचयन वाला। हमेशा दोनों के लिए अपचयन वाला ही लिखेगा, लिखेगा कि नहीं, दोनों के लिए कौन सा लिखा है, अपचयन वाला। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यही है, और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है, बात समझ गए। दोनों क्या है, अपचयन विभव ही है। तो आपको तो कुछ नहीं करना, ई नोट सेल बराबर क्या लिखोगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अरे ऐसा ही लिखते हैं कि नहीं। तो ई सेल निकालो, ई नोट कैथोड कितना है बोलो, 0.34 माइनस ई नोट कैथोड कितना है, -0.76। अरे ये है कि नहीं है, दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस, ये 76, 1.1 वोल्ट, ये हो गया ई नोट से। किसके लिए, अपना जो डेनियल सेल है उसके लिए ई सेल आ गया अपने पास। डेनियल सेल का अपन ने क्या निकाल लिया, यहां पर सेल विभव निकाल लिया।
मिटा दो इसको। आगे लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।